जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लैनेट चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। आपका कल ऑप्टिक्स का छोटा सा टॉपिक हो गया था, आज उससे आगे चलते हैं। कल हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 500 सेकंड के अंदर आ जाता है। कितने सेकंड के अंदर बताया था? 500 सेकंड के अंदर बताया था। और इधर इसको मिनट में तोड़े तो 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर आ जाता है। आज इसे आगे बढ़ेंगे। कल हमने थोड़ी चीजों को वो देखा था, डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। प्रदीप्त यानी लुमिनस क्या होता है, नॉन लुमिनस क्या होता है और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हमने कल देख ली थी। आज हम देखते हैं कि जो चांद होता है, चांद, ठीक है, चांद का प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड में आता है। आज ये चीज देखते हैं हम, कितने सेकंड में आता है। आपको पता है जो प्रकाश होता है उसकी चाल होती है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और हमको ये भी पता है ये हमारी पृथ्वी है और ये चांद है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो अप्रोक्सीमेटली 3,84,365 किलोमीटर होती है। ये वैरी करती रहती है, कभी 300 हो जाती है, कभी 400 हो जाती है, कभी 365 हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली हमने इतनी मान ली, 3,84,365 किलोमीटर मान ली। अब आपको पता है जो प्रकाश होता है इसकी चाल इतनी होती है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे कल की तरह, टाइम क्या आ जाएगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम इसको काटेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.28 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से पता लग जाता है कि जो चांद का प्रकाश है वो सूर्य पर, चांद का प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड में आ जाता है? 1.28 सेकंड में आ जाता है। अब हम इसे आगे देखते हैं। जो प्रकाश होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति वही रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो प्रकाश है, प्रकाश की जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, यानी माध्यम चेंज करेगा। माध्यम चेंज करने का मतलब है कि एयर टू वाटर या वैक्यूम टू एयर, ये माध्यम चेंज कर रहा है। वैक्यूम टू एयर हो गया, यानी निर्वात से हवा में जब एंटर करेगा कौन? प्रकाश, तब इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो बदल जाता है। और तरंगदैर्घ्य बदलने के कारण इसकी चाल बदल जाती है। चाल बदलेगी और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। अब क्या चेंज नहीं होता? इसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज नहीं होती। जो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पर डिपेंड करती है, किस सोर्स से प्रकाश आ रहा है। तो हमको यहाँ से क्या पता चला कि जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या है? चेंज हो जाता है। तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है, मगर आवृत्ति चेंज नहीं होती। तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य चेंज होने के कारण उसकी चाल चेंज हो जाएगी। और हमने कल अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल देखी थी। सबसे पहले हमने देखी थी निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल, उसके बाद देखा था हमने जल के अंदर प्रकाश की चाल, और फिर उसके बाद देखा था हमने कांच के अंदर प्रकाश की चाल। तो उसी के कारण वेरी करती है। कल हमने 3.3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड भी देखा था। फिर हमने 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड देखा था। और फिर हमने 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड देखा था। और तीनों अलग अलग क्या थे? माध्यम थे। पहला किसमें था? वैक्यूम में था, वैक्यूम। दूसरा वाटर के अंदर, और तीसरा कांच के अंदर। तो तीनों माध्यम अलग अलग है और तीनों माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग है। तो जिसके कारण हमको पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा वैक्यूम के अंदर, फिर वाटर के अंदर और फिर कांच के अंदर होती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट। जो प्रकाश होता है वो दोहरी प्रवृत्ति का होता है, यानी ड्यूल नेचर होता है प्रकाश का। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उन्होंने बार बार अध्ययन करके देखा
तो उनको भी यही मिला कि जो प्रकाश है वो दोहरी प्रवृत्ति का होता है। दोहरी प्रवृत्ति का मतलब है कि कभी कभी प्रकाश कण की भांति काम करता है, कण, ठीक है, और कभी कभी प्रकाश तरंग के रूप में काम करता है। ये दोनों सिद्धांत, ये जो दोनों उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं कि प्रकाश कभी कभी तो कण की भांति और कभी कभी तरंग की भांति काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत 1637 के अंदर, 1637 का टाइम था, एक साइंटिस्ट था दकार्ते, उसने कहा था कि जो प्रकाश है वो कण की भांति काम करता है। प्रकाश एक कण है और इसका प्रतिपादन फिर बाद में किसने किया? न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने इसको साइंटिफिकली प्रूव कर दिया था, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से क्या कर दिया था, इसको प्रूव कर दिया था। और जब भी हम देखते हैं कि प्रकाश है वो जो कण की भांति काम करता है, ये बात किसने कही? तो ये बात न्यूटन ने प्रतिपादित कर दी थी कि जो प्रकाश होता है वो कण की भांति काम करता है। तो सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट था? दकार्ते ने 1637 में अपना पूरा एक बार उसने प्रयोग किया था। फिर उसके बाद न्यूटन ने इसको अच्छी तरह से प्रतिपादित कर दिया था। और आज भी हम अगर क्वेश्चन वगैरह कहीं पूछा जाता है तो कणिका का सिद्धांत यानी प्रकाश एक कण की बात होता है, ये सिद्धांत किसने दिया? तो आज भी हम न्यूटन का नाम लेते हैं। उसके बाद आता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। आपको पता है, पहले ही बता दिया, प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति का होता है, एक तो कणिका का सिद्धांत और एक होता है तरंग का सिद्धांत। अब तरंग का सिद्धांत हाइगेस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये दिया था उसने 1678 ईस्वी में। 1678 ईस्वी में इसने तरंग के रूप में प्रकाश को बता दिया था। इसने दो चीजों को तो प्रकाश का मतलब तरंग के रूप में बता दिया था कि एक तो प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन ये प्रकाश का क्वांटा सिद्धांत को प्रूव नहीं कर पाया। प्रकाश के क्वांटा सिद्धांत को ये प्रूव नहीं कर पाया। इसने दो ही जो प्रूफ दिए थे, एक तो प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। कौन था साइंटिस्ट? ये हाइगेस। कब दिया था इसने अपना ये एक्सपेरिमेंट करके? 1678 ईस्वी में। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 के अंदर प्रकाश के क्वांटा के सिद्धांत को बताया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कब बताया था ये? 1905 के अंदर। अब इसने क्या कहा था, जो प्रकाश होता है, प्रकाश वो ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है, छोटे छोटे प्रकाश के क्या होते हैं? ऊर्जा के बंडल होते हैं और उनको क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है, फोटोन। और प्रकाश फोटोन होता है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है। ये बात किसने कही थी? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने किसका सिद्धांत दिया था? प्रकाश के क्वांटम का सिद्धांत दिया था। और उसने प्रकाश को किसके रूप में बताया था? उसने फोटोन के रूप में बताया था। फोटोन छोटे छोटे पैकेटों के रूप में क्या होती है? एनर्जी होती है। तो ऐसा पता लगी होगी प्रकाश की कैसी प्रवृत्ति होती है? प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होती है। दोहरी प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि प्रकाश कभी कभी तो कण की भांति काम करता है और कभी कभी तरंग के रूप में काम करता है। तरंग का सिद्धांत और कणिका का सिद्धांत। कणिका का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। वैसे तो पहले दकार्ते ने दिया था, लेकिन प्रतिपादित अच्छी तरह से उसको मैथमेटिकली प्रूव किसने किया था? न्यूटन ने किया था। उसके बाद तरंग का सिद्धांत हाइगेस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, लेकिन वो भी पूरी तरह से उसको प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन बाद में कौन आया? 1905 के अंदर आइंस्टाइन आया। आइंस्टाइन ने प्रकाश का क्वांटा सिद्धांत दिया था, क्वांटम का सिद्धांत। और उसने कहा था कि जो प्रकाश होता है वो छोटी छोटी पैकेट के रूप में, बंडलों के रूप में भाती होता है और उन्हीं को क्या बोला था उसने? फोटोन बोला था। तो इसके बाद देखते हैं हम अगला जो सिद्धांत है, हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रकाश का परावर्तन
नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि प्रकाश किसी चिकनी सतह से, चिकनी सतह वो क्या दर्पण भी हो सकता है, या वो जल का जो ऊपर का तल होता है ना वो स्रोत भी हो सकता है, यानी जल के ऊपर जब प्रकाश की बूंदें पड़ती हैं तो वो भी क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दो तरीके से जो कोई भी पृष्ठ है ना, पृष्ठ अगर क्या है? चिकना है, पृष्ठ अगर चिकना का मतलब है दर्पण या फिर जल का तल, जल का तल। ठीक, इन दो प्रकार की चीजें हैं हमारे पास। चिकना पृष्ठ यानी दर्पण हो या जल का तल हो। तल का मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा, जहां जैसे सन की अगर इसे टकराई तो ये वापस इसको क्या कर देगा? भेज देगा। तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम सीधी डेफिनेशन देखें तो अपनी भाषा में अगर कहने की कोशिश करें कि प्रकाश का परावर्तन वह है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर, वो तो दर्पण हो सकता है या हो सकता है जल का तल, तो उस पर टकराकर वापस चली जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। हमारे पास क्या है? मान लीजिए चलो हमारे पास समतल दर्पण है, समतल दर्पण, यह है समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण से क्या है? एक प्रकाश की किरण आई, इसे टकराई और वापस चली गई। अब जहां पे टकराई है उसको बोला जाता है, ये जो पूरा का पूरा जो पृष्ठ है ना जिसे ये प्रकाश की जो किरण है वो टकराई है, वो है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। और जो किसी भी लाइट के सोर्स से कोई किरण आई है तो उसको बोला जाता है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, यानी ये टकराने वाली है। अब यहां से वापस चली गई उड़ के, ये आई तो इस साइड से है और जा रही उस साइड है, तो ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टिंग रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे। तो यहाँ पर हमको अच्छी तरह से पता लग रहा है कि कोई प्रकाश का क्या हो रहा है, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, यानी प्रकाश की कोई किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस चली गई है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं थोड़ा सा। जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो किस तरह से होता है, इसके अंदर क्या क्या नियम होते हैं, सारी चीजों को हम देखेंगे आज। ये हमारे पास समतल दर्पण, समतल दर्पण, कोई किरण यहां से टकराई तो वहां पे चली गई। अब ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसको दो भागों में बांट देता है। इसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं? अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ये, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब था अभिलंब। अब इस अभिलंब ने क्या किया? इस अभिलंब ने इस किरण को जो एंगल पूरा जो एंगल बनाया था इसके दो भागों में बांट दिया। एक एंगल तो क्या हो गया? एक इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच का एक एंगल ये हो गया, और अभिलंब का और रिफ्लेक्टिंग रे का एक एंगल ये हो गया। तो इसने इसने एक ही एंगल को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। तो जो सा एंगल किस के बीच में होगा? आपतित किरण, आपतित किरण व आपतित किरण व अभिलंब के बीच में होगा, अभिलंब के बीच में होगा, उसको तो बोलेंगे हम आपतन कोण, आपतन कोण। तो ये कौन सा कोण हुआ हमारे पास? है आपतन कोण, यानी एंगल आई, आई का मतलब इंसिडेंट एंगल। और फिर क्या है? अभिलंब, अभिलंब व परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच में कौन सा कोण? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो ये दो कोण हो गए हमारे पास, एक तो एंगल आई और एक एंगल आर। ये दो एंगल आपने देख लिए कैसे बड़े हैं। अब क्या होते हैं? ये जो दोनों एंगल होते हैं ना, एंगल आई और एंगल आर, आपस में क्या होते हैं? दोनों के दोनों बराबर होते हैं। एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल क्या होगा? आर होगा। अगर मान के चलो यहां से आपतित किरण ने, अभिलंब और आपतित किरण ने 20 डिग्री का एंगल बनाया है। कितने डिग्री का एंगल बनाया है? 20 डिग्री का एंगल बनाया है। तो एंगल आर भी कितने डिग्री का होगा? 20 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।
उसके बाद देखते हैं हम कि इसके नियम क्या हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का पहला नियम ये क्या कहता है कि आपतित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं तो ये क्या है हमारे पास, ये पूरा ऊपर 90 डिग्री का और ये यहाँ पे अभिलंब तो आपको पता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसने 90 डिग्री का कोण बनाया, ये कोण और ये कोण। तो ये तीनों के तीनों, ये तो है इंसिडेंट रे आई और ये है रिफ्लेक्टिंग रे और ये है परपेंडिकुलर, ये तीनों एक ही तल में है। एक ही तल का मतलब है एक ही ऊपर के ऊपर है। इस जो ये हमारा समतल दर्पण था ना, इससे क्या है सारे ऊपर, यानी नीचे कोई नहीं है, एक ही तल के ऊपर है सारे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपतित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। उसके बाद क्या है नंबर 2 पॉइंट क्या है इसमें, आपतित कोण व परावर्तित कोण, ये क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये दो चीज आपको याद होनी चाहिए। और ये जितने भी परावर्तन के नियम हैं वो सभी के सभी दर्पणों के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो गोलीय दर्पण हो चाहे वो समतल दर्पण हो। उसके बाद देख लेते हैं कि जो परावर्तन होता है दर्पण के अंदर वो किस प्रकार से होता है। 5-6 पॉइंट है उसके, आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब जब भी हम बात करेंगे ना, एक तो होता प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोला जाता है इमेज। प्रतिबिंब को क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है। और एक होता है बिंब बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ये दो चीज आपको कंफ्यूजन ना हो तो आपको पहले बता दिया कि प्रतिबिंब इमेज होती है और बिंब होता है ऑब्जेक्ट। तो समतल दर्पण क्या करता है, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रतिबिंब बनाएगा कैसा, ये प्रतिबिंब बनाता है हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर पेपर में आ जाए इनमें से समतल दर्पण किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है, तो आपको क्या लगना है, आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, समतल दर्पण अगर हम घरों में जो आईना यूज करते हैं ना, उसको भी हम क्या मान लेते हैं, हमारे घर में भी है कि समतल दर्पण की तरह। समतल दर्पण में अगर मेरे को अपनी पूरी बॉडी देखनी है तो वो मतलब जो मेरे घर पे होगा वो समतल दर्पण कितनी हाइट का होगा, जितनी मेरी हाइट है उसकी आधी हाइट का अगर मेरे घर पे मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी बिंब की ऊंचाई का हाफ का मतलब आधा। अगर क्या है, अगर समतल दर्पण है तो ऑब्जेक्ट अपनी इमेज को पूरा देख सकता है। ये बात है समतल दर्पण के अंदर। तीसरा पॉइंट क्या है, समतल दर्पण के अंदर यानी अगर मैं समतल दर्पण के सापेक्ष v चाल से चलता हूं, यानी मान लो चलो यहाँ पे क्या है, ये मिरर है और मैं क्या हूँ यहाँ से मान लो चलो वो मिरर है तो मैं उसके पास v चाल से चलता हूँ, तो मिरर के अंदर से चलता हुआ आदमी जो मैं ही हूँ वो क्या कौन सी चाल से चलता हुआ दिखाई देगा, 2v की चाल से। यानी मान लो चलो मैं 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मिरर के पास जा रहा हूँ, तो मिरर के अंदर जो है यानी मेरा जो प्रतिबिंब है वहां पे इमेज है, तो वो 5 गुणा 2 मीटर प्रति सेकंड यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हुई नजर आएगी। तो 3 चीज बताई आपको। समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। समतल दर्पण के अंदर बिंब की उतनी ऊंचाई का हाफ, जैसे मान लो मैं बिंब हूं
मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और अपने आप की पूरी अपनी इमेज को मैं शीशे के अंदर या मिरर के अंदर देखना चाहता हूँ, तो मेरी हाइट का आधा मिरर होना चाहिए अगर मेरे को अपनी पूरी इमेज वहां पर देखनी है। और तीसरे में क्या है, अगर मैं दर्पण की तरफ v चाल से चलता हूँ तो मेरे को दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो 2v की चाल से चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और उसके बाद है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या कर सकते हैं हमें, समतल दर्पण के अंदर, समतल दर्पण के बाहर, यानी समतल दर्पण है उसके बाहर मैं अगर 3 मीटर दूर खड़ा हूं, से 3 मीटर दूरी पर खड़ा हूं, तो समतल दर्पण के अंदर एक इमेज बनेगी, वो भी मेरे को कितनी दूर नजर आएगी, 3 मीटर ही दूर नजर आएगी। यानी जितना मैं समतल दर्पण से दूर बाहर खड़ा पे मतलब मान लीजिए मिरर ही है और मैं इसे 3 मीटर दूर खड़ा हूं, तो मेरी जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर वो भी मेरे को गहराई में 3 मीटर से दिखाई देगी। यानी कि अगर मैं बताऊं आपको, ये एक मिरर है और मैं इसे यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हूँ, इसे इसकी हाइट कितनी है, मतलब जो लेंथ है वो 3 मीटर है, तो 3 मीटर ही अंदर क्या मेरे को दिखेगा, मेरा ऐसा क्या दिखेगा, प्रतिबिंब दिखेगा। क्लियर है बात? तो 3 मीटर यहाँ, तो 3 ही मीटर अंदर की तरफ मेरे को मेरा प्रतिबिंब यानी मेरी इमेज दिखेगी। तो ये बात क्लियर होगी। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट देखते हैं। आप बार्बर की दुकान पे गए हो, नाई की दुकान पे, तो आप जब वहां पे बैठते हो तो आपके सामने भी मिरर होता है, आपके पीछे भी मिरर होता है, तो वो किसी ना किसी एंगल पे झुके होते हैं और आपको आपकी इमेज पीछे से दिख जाती है। यानी आगे बैठे हो आप, मिरर में आपके पीछे की साइड वाली इमेज पड़ जाती है। तो कैसे बढ़ती है वो देखते हैं। मान लो चलो ये मिरर है आगे वाला और ये किसी ना किसी एंगल पे उसमें झुकाया होगा, ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल सामने बिल्कुल ऐसा रख देगा। फिर देखेंगे हम कितनी इमेज बनेगी। अब देखते हैं हम कितनी इमेज बनती है। आपको पता है एक सर्कल मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर उस नाई ने उन दो जो मिरर है, समतल मिरर है, उनका थीटा 90 डिग्री पर है, जब देखते हैं कितनी इमेज बनेगी। 90 डिग्री से कम है तब देखते हैं कितनी इमेज बनेगी। आपको इसके अंदर दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक चीज तो क्या है, अगर थीटा जो भी है, अगर उसको 360 को से काटेंगे, थीटा से 360 को अगर थीटा से काटेंगे, अगर हमारा रिजल्ट किस में आता है, इवन नंबर में आता है। इवन का मतलब सम संख्या में आता है। सम संख्या में आता है तो उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। अगर 360 को थीटा से डिवाइड करने के बाद ओड नंबर आता है, ओड नंबर आता है तो वो एज इट इज आंसर होगा। जैसे अगर दो मिरर के बीच में एंगल, दो मिरर के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। मान लेते हैं कि दो मिरर के बीच में जो एंगल है वो 40 डिग्री का है। हमको थीटा की वैल्यू पता लगी कितनी है, 40 डिग्री। अगर हम 360 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार कट देगा और 9 क्या संख्या है, एक ओड संख्या है। तो अगर दो मिरर 40 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं तो हम यहाँ से पता लगा लेते हैं कि उन दोनों मिरर में अगर कोई वहां पर के बीच में बैठा है तो उसकी उस व्यक्ति की कितनी इमेज बनेगी, 9 इमेज बनेगी। अगर वही थीटा हमारे पास 90 डिग्री का है तो 360 को अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा। 4 आ गया, क्या है, इवन नंबर आ गया। आपको बताया थोड़ी देर पहले इवन आते इसमें से क्या होगा, एक माइनस होगा, 4 में से गया 3। तो उसमें जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो कितनी इमेज बनेगी, वहां पे 3 इमेज बनेगी। अगर 40 डिग्री का एंगल है तो 9 इमेज बनेगी। अगर दोनों के दोनों समतल दर्पण पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब है बिल्कुल ऐसे हैं, तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी 360 को अगर 0 से काटेंगे तो क्या आएगा, इनफिनिटी आएगा। आपको पता है जब भी कभी नीचे 0 आ जाती है, अगर 0 से किसी भी चीज को काटेंगे तो क्या आता है, इनफिनिटी। यानी हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते, यानी बहुत सारी इमेज बनेगी, ठीक, उनको हमें काउंट नहीं कर सकते। तो आपको ये बता दिया इसका रूल। अगर 360 बटा थीटा क्या आएगा, कुछ भी n मान लो, n आएगा। यदि n क्या है, ओड है, तो आंसर यही रहेगा। यदि n क्या है, इवन आया, तो इवन में से क्या घटाना पड़ेगा, 1 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके अंदर 6 पॉइंट क्या होता है, जो समतल दर्पण के अंदर है, जो दूरी जो इमेज बनती है वो वस्तु के बराबर होती है। यानी समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है
वो वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। ये 6 पॉइंट होते हैं किसके अंदर, समतल दर्पण के अंदर। एक बार ये बहुत क्विकली से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा, आभासी बढ़ेगा और सीधा बढ़ेगा। उसके बाद समतल दर्पण, समतल दर्पण की जो बिंब है, बिंब की ऊंचाई, अगर हमको बिंब की ऊंचाई पूरी देखनी है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण बिंब की ऊंचाई का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। अगर समतल दर्पण की तरफ मैं v चाल से चल रहा हूं तो समतल दर्पण के अंदर मेरी चाल कितनी पाएगी, 2v की चाल से पाएगी। उसके बाद क्या, समतल दर्पण के बाहर मैं 3 मीटर खड़ा हूं तो अंदर भी मेरे को 3 मीटर की भी दूरी मिलेगी। 3 मीटर दूर खड़ा हूं तो 3 मीटर दूर मेरे को अंदर दिखाई देगा। और आपको 360 वाला बता दिया कि बार्बर की दुकान में जो शीशे होते हैं, जो मिरर होते हैं, वो किस एंगल पर टिल्टेड होते हैं। टिल्टेड का मतलब होता है झुके होना, ठीक है, झुका होना। उसके बाद क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब को, जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के बराबर होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, हमारा आज का थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बचता है, वो देख लेते हैं क्या है। जो समतल दर्पण होता है उसके अंदर, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। उल्टा का सेंस क्या है, उल्टा का सेंस ये है कि अगर मैं ए है मेरे पास तो मिरर में वो ए कुछ इस तरह से नजर आएगा। अगर मेरे पास बी है तो मिरर में वो बी कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो आपने देखा होगा कई बार, जो आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी के सामने एक ऐसा मिरर होता है छोटा सा, ठीक है, वो क्या करता है, हमको पीछे वाली चीजें दिखाने का काम करता है। आपके वो ड्राइवर साइड वाला एक ही मिरर होता है बड़े वाला, ये नहीं, ये भी यूज होते हैं। ये इनका भी यूज बताएंगे अगली क्लास के अंदर कि ये कैसे यूज होते हैं। लेकिन हम आज किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो ये जो हमको पीछे की चीजें दिखाते हैं वो क्यों होता है, क्यों लगाया जाता है, वो ड्राइवर की सुविधा के लिए लगाया जाता है। मान लो चलो कोई हमारी गाड़ी के पीछे क्या है, एम्बुलेंस है, और एम्बुलेंस के आगे हमेशा कैसे लिखा मिलता है, जैसे हमको तो ऐसा दिखता है AMBULANCE, एम्बुलेंस, लेकिन वो वास्तव में उल्टा लिखा होता है। उनको AMBULANCE, एम्बुलेंस। क्यों उल्टा क्यों दिखा देता है, क्योंकि आपको पता है कि समतल दर्पण पार्श्व जो होता है वो लेटरल होता है, ठीक है। तो लेटरल क्यों बनाता है, क्योंकि अगर कोई भी ड्राइवर है इस एम्बुलेंस को पढ़ेगा तो वो उल्टे शब्द दिखेगा। वो तो वैसे वास्तव में तो उल्टे शब्द है, लेकिन जब जैसे ही मिरर में आए वो क्या हो गए, सीधे हो जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या होता है, काम होता है समतल दर्पण का, कि कोई भी अक्षर होगा या कोई भी चीज होगा उसको क्या करके दिखाता है, वो अपोजिट करके दिखाता है, उल्टी करके दिखाता है। तो सबसे बड़ा इसके अंदर ये चीज होती है समतल दर्पण के अंदर। जो समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है आपको पता होगा, लेटरल इनवर्स बनता है। लेटरल इनवर्स क्या बनती है, इसकी इमेज बनती है, उल्टी इमेज ही बनेगी। जैसे ए है तो उसका बी है तो कुछ भी बन जाएगा, बी का उल्टा ये ऐसे हो जाएगा। अगर बी है तो बी का उल्टा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा मिरर के अंदर। अब देखते हैं कि समतल दर्पण का यूज कहां पर, यूज ऑफ प्लेन मिरर का यूज देखते हैं। प्लेन मिरर का यूज बहुदर्शी व परिदर्शी दो चीजें बनाने के लिए किया जाता है, बहुदर्शी व परिदर्शी। और जो आप ड्रेसिंग में आईना यूज करते हैं, ड्रेसिंग के लिए, ड्रेसिंग का मतलब है अगर आप कहीं पार्टी वगैरह में या कहीं फंक्शन वगैरह में जा रहे हो, अपने आप को देखते हो, जो आपके घर पे वो ड्रेसिंग मिरर होता है वो भी किस चीज का बना होता है, वो भी समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण। जो परिदर्शी होता है उसका काम कौन करता है, सेना वाले करते हैं। सेना का इन द सेंस वो कोई बंकर है, बंकर में क्या छुपे हुए हैं, आतंकवादी छुपे हुए हैं। तो आतंकवादियों को सेना के जो सिपाही हैं उनको ढूंढने के लिए किसका यूज करते हैं, परिदर्शी का यूज करते हैं। परिदर्शी एक इस तरह की शेप की क्या होती है, एक परिदर्शी होती है। क्या होता है, इसके अंदर मिरर लगे होते हैं, समतल दर्पण, यहाँ पे एक मिरर, यहाँ पे एक मिरर,
जो ये मिरर है ये कौन सा मिरर है, समतल दर्पण है। और समतल दर्पण कितने एंगल में झुका होता है, 45 डिग्री के एंगल पर झुका होता है। तो यहाँ पर कोई मैग्नीफाइंग लेंस हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही मान लो कोई चीज हमको दूर देखनी है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से प्रकाश आएगा, यानी वो उसके वस्तु की इमेज यहाँ पे आएगी, यहाँ से होती हुई इस मिरर में दिखाई देगी, और ये मिरर इसको रिफ्लेक्ट करके किसको दे देगा, इसको दे देगा, और ये आगे पास कर देगा। तो लाइट के माध्यम से ये इमेज यहाँ से आई और यहाँ से किसी सैनिक वगैरह को दिख जाता है। इसी कारण बंकर में छुपे आतंकवादियों को ढूंढ पाते हैं। और इसी तरह से क्या होता है, पनडुब्बी के अंदर होता है, जो सबमरीन होती है उसके अंदर क्या होती है, जैसे मान लो इतनी बड़ी सबमरीन है, इसके ऊपर क्या है, इस तरह की एक पेरिस्कोप ऊपर होती है, और नीचे यहाँ पे बैठा हुआ जो सिपाही है या कोई भी नौसैनिक है, तो क्या कर लेता है, ऊपर की चीजों को देख पाता है कि कोई समुद्र के अंदर, ये सारा सारा समुद्र है, पानी है, पानी के अंदर ही होती है सबमरीन, एक ऊपर देख लेगा कि हाँ कोई समुद्री जहाज है, किसी देश का है, वो सारी चीजें को देख लेता है, इस पेरिस्कोप के माध्यम से सैनिक देख पाता है। तो समतल दर्पण हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के अंदर आपने मेन चीज पढ़ा होगा, एक तो अवतल दर्पण पढ़ा होगा, अवतल यानी कनकेव, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। उसके बाद उत्तल पढ़ा होगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।